हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 6 जादुई कालीन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 6 जादुई कालीन। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि वर्तमान यानी आज के समय में जहां देश ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति की है, तरक्की की है, वहीं बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई है। इसमें बाल श्रम यानी बच्चों से मेहनत एक बड़ी समस्या है जो आज के समय में एक चुनौती बनकर उठ रही है। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। इस समस्या ने भूख से व्याकुल बच्चों के सारे सपनों को निगल लिया है यानी नष्ट कर दिया है। आज भी अपनी जरूरत की वस्तुओं के बीच कारखाने में कैद उन बच्चों की घुटती और पल पल बिलखती आवाजों को सुना जा सकता है। आइए इसे पढ़ते हैं। उस शाम को एक अजीब घटना घटी यानी एक घटना हुई, वो बड़ी अजीब थी। विक्की और दिव्या टेलीफोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विक्की की आंखें पर्दे पर जमी हुई थी यानी वो पर्दे पर देख रहा था टीवी पर, और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। बच्चा मैच देखने में बिजी था और साथ में चिप्स खा रहा था। आउट! चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, वह वहां से गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट! बड़ाई करती हुई आवाज सुनाई दी। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है। कालीन यानी जो नीचे बिछने वाली चादर होती है, उसे कालीन कहा जाता है। विक्की ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया, उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने क्या पूछा कालीन से कि तुम कौन हो, आवाज कैसे आ रही है? वो बोला, मैं अजीब हूं, मैं अजीज हूं, इस कालीन को बनाने वाले बच्चे में से एक। और जवाब क्या आया कि कालीन को जिस बच्चे ने बनाया वो हूं मैं, मेरा नाम है अजीज। तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे लग रहे हो, तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने बड़े आत्मविश्वास से यह बात पूछी कि तुम कैसे कालीन बना सकते हो, तुम तो बच्चों के जैसे लग रहे हो। मैं तो फिर भी बड़ा हूं, मुझसे भी छोटे बच्चे ये काम करते हैं। अजीज ने बड़े निराशा यानी बड़े उदास स्वर में ये बात कही। कहाँ? विक्की उससे पूछने लग गया। कालीन के कारखाने में जहां मैं रहता हूं, अजीज ने जवाब दिया। तुम वहां रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहां कैसे आ रही है? दिव्या ने ये प्रश्न अजीज से पूछा। इस पर वो बोला, वो क्या है कि एक दिन जब मैं कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में ही एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वह मुझे अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी उनके साथ में यहाँ आ गया। वैसे तुम हो कहाँ? असली रूप कहाँ है तुम्हारा? विक्की ने बड़े उत्सुकता से बेचैनी से उससे पूछा। वही कारखाने में। कहाँ? फैक्ट्री में। क्या तुम खुश नहीं हो? विक्की ने उससे पूछा। खुश? वहां हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमसे काम करवाया जाता है। केवल दोपहर में खाने के लिए हमें 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि खेलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जरा सोचिए, नन्हे नन्हे बच्चे जिन्हें 5 बजे उठाकर रात को छुट्टी मिलती है, तो बताइए उनके शरीर में क्या बचता होगा। लेटते ही हम सभी को नींद आ जाती है क्योंकि वो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि थकान से नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो? विक्की ने थोड़ी जलन से उससे पूछा। विक्की को जलन होने लगी। वो बोला,
कि हम तो जाना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो हमारे स्कूल का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते। वे हमें स्कूल भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि जब हम ठीक से रहेंगे कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे साथ यहाँ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। काश मैं अपने घर जा पाता। आवाज में सिसकियां मिली हुई थी, यानी वो आवाज रोने जैसी हो गई थी। दीदी, अजीज तो रो रहा है। विक्की खुद भी रुआ सा होकर बोला। वो विक्की भी रोने जैसा हो गया। अजीज, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे असली रूप में कैसे तुमसे मिल सकते हैं? दिव्या ने उससे पूछा। हाँ, अजीज ने अनिश्चय पूर्वक कहा, यानी वो निश्चित नहीं था। वो क्या था? श्योर नहीं था। वो बोला, अगर तुम लोग कारखाने आओ तब शायद। वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से जरूर मिलेगी। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास गई और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कालीन का कारखाना। अब बच्चे कालीन का कारखाना क्यों देखना चाह रहे थे? क्योंकि वो अजीज से मिलना चाहते थे। मेहरा जी ने कुछ सोचा, बोले, तुम्हें रविवार को कारखाना ले जाएंगे। बच्चों को रविवार तक इंतजार करना बड़ा मुश्किल पड़ा। अजीज भी बहुत उत्साहित था, उसे भी जोश था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देख सकते हो। करगा जो बुनाई का साधन होता है जिससे कालीन बुना जाता है, उसे करगा कहते हैं। उसने बताया, मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम उन्हें कालीन खरीदोगे तब वे तैयार हो सकते हैं। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थी कि ये बात है, हम इस तरीके से इसलिए जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ यानी काफी उम्र वाले व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया। यही होगा मालिक, दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया। आइए, स्वागत है। कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए हैं। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं। क्या आप इन्हें दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता का भाव आ गया, यानी वो चौकन्ना हो गया, होशियार हो गया। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, यह वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुरा कर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। हम अभी बाद में तय करेंगे, श्रीमती मेहरा ने कहा, पहले हमें करगा देख लेंगे। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा सा उसने नानुकुर करी। उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर अगर सौदा पड़ता है तो दिखा दूंगा। यदि आप मुझसे कालीन खरीदेंगे तो दिखा दूंगा, जरूर, मुझे खुशी होगी। यहां से आइए, अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन के पार एक संकरे यानी एक पतले रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी यानी कम रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर की तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। हर ओर ऊन के रोए उड़े हुए थे। विक्की को खांसी आने लग गई। वो बोला, यह है हमारा कारखाना। मालिक बड़े शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम कराना कानून के विरुद्ध नहीं? मेहरा जी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, गुस्से से कहा। कानून? क्या कानून इन्हें रोटी देगा? वो बोला, कानून इन्हें रोटी देगा, खाना देगा। मैं इनकी देखभाल करता हूँ, घर में ये भूखे रह जाएंगे। वह आदमी शेखी बगाड़ता हुआ बोला। उसने बोला कि मैं इनके खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, अगर ये अपने घर रहेंगे तो ये भूखे मरेंगे।
इस बीच विक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे को देख रहे थे। इनमें से ज्यादातर 8 से 12 साल के बच्चे थे। वे डरे हुए लग रहे थे क्योंकि उन्हें देखकर वे झेपे और मुस्कुराए भी। उन्हें काम बंद किए देखकर मालिक उन पर जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय खराब मत करो। बच्चे ऊन काटने और ऊन बनने में फिर से लग गए अपने काम को करने। केवल एक पतला सांवला लगभग 10 वर्ष की उम्र वाला बच्चा उन्हें बराबर देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास गई और बोली, अजीज, उसने आशा भरी आवाज से पूछा। बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अजीज है? तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही हमें यहाँ बुलाया है। बच्चे की मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, खुशी आ गई। तुम आ गए, सच में आ गए। उसने अपनी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस बच्चे से बात करते देख श्रीमती मेहरा उसके पास गई। दिव्या, कौन है ये? उन्हें बड़ी उत्सुकता से पूछा, बड़ी बेचैनी से पूछा। माँ, यही है अजीज, जो कालीन के माध्यम से हमसे बात किया करता था। श्रीमती मेहरा ने बड़े आश्चर्य से अजीज की ओर देखा। क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? अजीज नीचे देखने लगा, बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय मैं कई बार ऐसे करता हूँ, विशेष रूप से तब जब मुझे घर की याद आती है। जब घर की याद आती है तो मैं कालीन से ही बातें कर लेता हूँ। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने बड़े हिचकिचाते हुए बताया। तुम्हारा घर कहाँ है? श्रीमती मेहरा ने उससे पूछा। बिहार में। उसने क्या जवाब दिया कि मैं बिहार से हूँ। मालिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसीलिए वो तैयार हो गए। लेकिन ये हमें पैसा नहीं देता, भूखा रखता है और हमें मारता है। उसने 1 साल बाद घर भेजे जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। अजीज का चेहरा सिकुड़ने लगा। तब मेहरा जी वहां पर आ गए थे। जरा सोचिए उस बच्चे की व्यथा कि जिसे धोखे से वहां ले आया गया और अपनी माँ से दूर कर दिया गया। उस बच्चे को दिन रात अपनी माँ की याद सताती है, लेकिन उसे उसकी माँ के पास जाने नहीं दिया जाता। जरा सोचिए उस बच्चे को कितना करोड़ दुख होगा। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उनकी और आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की कहानी बता दी। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है ये आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे शक हो जाएगा और वो इन्हें छिपा देगा। हो सकता है कि इनकी पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे और सिर्फ अजीज को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों की मदद करेंगे। उनको उनकी मदद की जरूरत है। मेहरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले कि मैं वादा करता हूं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा। तुम धैर्य रखो, यानी धीरज रखो, और इस बारे में किसी को मत बताना। यह रहा मेरा पता। आवश्यकता पड़ने पर यानी जरूरत पड़ने पर वहां आ सकते हो। अजीज ने सिर हिला दिया। मालिक वापस आ गया। वह किसी ग्राहक के पास चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज से बात करते देखा तो उसे शक हुआ। आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। नहीं, मेहरा जी बोले, जो कालीन ये बना रहा है हमें अच्छा लगा है। हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने जरूर देखता है। मैडम को जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार है? मालिक ने बड़े बेसब्री से उनसे बोला। असल में हमें वह ज्यादा अच्छा लगा जो यह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख ले। क्या चाहते हैं? कि जो ये बच्चा कालीन बना रहा है आप उसको हमारे लिए रख लीजिए, हम यही लेकर जाएंगे। मेहरा जी ने ये जवाब दिया।
जरूर जरूर, मालिक खुशी से बोला, 1 सप्ताह में ये तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विक्की ने पूछा, उसकी सहायता के लिए अब हम क्या करेंगे, उसकी मदद हम कैसे करेंगे? मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह जरूर कदम उठाएंगे, उनके पिता ने ये बात बच्चों से कही। घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। हर रोज वे उसे खुश करने के लिए कालीन के जरिए उससे बात करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी हुई खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त कराए। करघों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था। विक्की और दिव्या उत्सुकता से बच्चों का चेहरा पहचानने लगे कि क्या इसमें अजीज भी है क्या? इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या ने पूछा। ये रहा माँ, ये रहा, माँ ने जवाब दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बच्चे दौड़ कर गए। दरवाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ में खड़ा था। मेरे अब्बा और अम्मी से मिलो, अजीज बोला, ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मालिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिताओं को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह यानी सैलरी पर। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। बच्चों धन्यवाद, उसकी माँ ने कहा। नहीं, दिव्या बोल उठी, धन्यवाद तो अजीज के जादुई कालीन का किया जाना चाहिए। और सब हंसने लगी और सब खुश हो गए। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है तिथि तवोरा। इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ यही समाप्त होता है और इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।